हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा फॉर एक्सेल एंड एक्सीड एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम आउट, धीरे, स्लो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्शन एंड एक्सीड। ओके, ठीक है, हेलो दिस इज फ्रेंड्स। मनीषा और आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें आज का वीडियो, नहीं, आज हम बात करने वाले हैं इसकी। एंड देन टेक अ 2 or 3 सेकंड पॉज। आई विल कट फॉर द वीडियो zoom एंड देन वी स्टार्टेड। अच्छा, ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब पहले बोल देना, उसके बाद पॉज हाँ, वो देना। पहले ही बोल दूँ क्योंकि अगली स्लाइड है ही लाइक एंड करती है, कोई दिक्कत नहीं, मोड़ा दूंगा तुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज ऑन, तो मैं पहले का सब डिलीट मार दूंगा एकदम। ठीक कोई है। दिक्कत नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल एंड एक्सीड एजुकेशन। आई एम मनीषा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अपकमिंग सिनेरियो है फॉर RRB 2017। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे रिलेटेड और पर्टेनिंग टू इंग्लिश सेक्शन। सेशन अगर आपको पसंद आता है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का पता लगे एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएँ अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट थिंग जो हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्ज़ाम। क्या आपके एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम बात करें कितने मार्क्स का होता है इंग्लिश का सेक्शन। दूसरी चीज़ है व्हाट टू स्टडी। सी मेनी टाइम दिस हैपन्स, हमारे पास सिलेबस बहुत वास्ट है, बट क्योंकि RRB के एग्जाम में प्री में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, सिर्फ मेंस में आती है, तो हमें बहुत श्योर रहना पड़ेगा कि एक्चुअली कि कितना अमाउंट या क्या चीज़ हमें कितना फोकस रखना है किस सेक्शन पर, वेदर इट्स रीडिंग, वेदर इट्स वोकैब, वेदर इट्स ग्रामर। सो हमें थ्रू आउट इसका डिस्कशन रखना पड़ेगा या फिर क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, मैं कहूँ। थर्ड थिंग इज़ कि हम क्या पढ़ें, दैट इज़ हाउ टू स्टडी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें क्या एक प्लान बनाना है, क्या चीज़ को किस तरह से पढ़ना है, किस क्वेश्चन को कितने एक्सट्रीम लेवल तक प्रैक्टिस बनानी है। And the last thing is the strategy for mains exam. I must say strategy for your exam because pre में नहीं होगा English. Okay. So we'll be discussing. We'll have a thorough discussion of these 4 things majorly, right? Okay. The first thing is that the number of questions you will have in English section is 40, and also remember that the marks that they'll carry is 40, which means that every question, one question will be for 1 mark each, अनलाइक मैथ्स और रीजनिंग, जहाँ पर आप देख पाते हैं कि आपका हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है. सो रिमेंबर दिस, इट इज़ इन इंग्लिश सेक्शन, इट इज़ 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. Okay, this is important. 40 questions you have, and approximately it should take 25 minutes for you to solve the whole section. See, दिस इज़ वेरी ट्रू कि आप 40 में से 40 क्वेश्चन शायद ना कर पाएँ एग्जाम में पूरे, बट उधर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है. थिंग्स दैट यू नो, डू इट. दोज यू डोंट, जस्ट लीव इट. 25 minutes all in all, I guess, are sufficient for you all. Okay. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट सेक्शन जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इज़ वोकैबुलरी. सो वर्ड पार जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो हमारी, उतना ही हमें फ़ायदा होता है. ओके. टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं, इट इज़ सिनोनिम्स, जिन्हें हम कहते हैं ऐसे शब्द जो कि मीनिंग में सिमिलर होते हैं. एंटोनिम्स यू कैन सी देयर, ऑपोजिट, जिन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं. यू विल फाइंड होमोफोन्स और होमोनिम्स. राइट, homonyms or homophones are like, for example, I'll give you one example. If we take ale and then we have another word ale, so both of them, if you see ale and ale, pronunciation दोनों का same है, but the spell is different. Also they're different in meaning, remember this. So first ale, that is AIL, ale, this word means to be ill, बीमारी, right? But this ale means drink, like basically an alcoholic drink, it is ale. Also you can find here, you can find words that are similar in aspect, so you can see questions related to these.
Also there are words paronyms. Paronyms are those which generally you will find questions like, or the words like effect and affect, which seem similar. They're almost similar to see, but the meaning is different. Like effect, you know, effect we all know is noun, affect we all know is verb. Consequences and the affect, और जो उन पर प्रभाव पड़ रहा है, affect, that is different. So ऐसे शब्द हमें fillers में हो सकते हैं confuse कर दे, right? Now you also asked about spell errors. Spell errors आपको spell checks आते हैं. हो सकता है आपको एक ही spelling को 4 अलग तरह से बनाकर 5 different ways it is written, or there can be 4 or 5 different spells that are written and you'll be asked which one is correct, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कौन सा इनमें से गलत है, तो वो आपको पिक करना होता है. Also word formation. Word formation, we have an example for you, which is questions on word formation. I've taken 2 examples here. Like for example, a word is given carpenter. You'll be asked, you'll be given 5 options. आपको पूछा जाएगा इन पांचों में से, these 5 options here, इनमें से कौन सा word है जो carpenter word के letters से नहीं बन सकता. So if you see nectar, it can be framed. Carpet, it can be framed. If you see painter, we don't have an I here, so this is inappropriate. So this is the particular word that cannot be framed with the use of letters from the word carpenter. So हम इस पर अपना आंसर मार्क कर देंगे. Similarly, we have consolidate. कंसोलिडेट से कौन से शब्द हैं जो बन सकते हैं और कौन सा एक वर्ड है जो नहीं बन सकता. अगर आपको लगता है कि चारों गिवन ऑप्शंस जो हैं वो उस शब्द के लेटर्स से बन सकते हैं, सो योर आंसर शुड बी नन ऑफ दीज. लेट्स जस्ट चेक. लेंटिल, if you see we don't have double L here, we have single L, but यहाँ पर 2 L है, तो हमें पहले ही अपना आंसर मिल गया which is lentil. बाकी slain, condole and detail, they can be framed with the help of that particular इनके लेटर्स से बना सकते हैं. सो इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके लिए वर्ड फॉर्मेशन पर बेस्ड. सो एज आई टोल्ड यू, synonyms, antonyms, homophones, or you can say homonyms, paronyms, also spell errors and word formation. आप ज़्यादा देखेंगे कि कम से कम 5 to 7 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाते हैं वोकैबुलरी के सेक्शन से. ओके, इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले ट्राई कीजिए कि आप वोकैबुलरी का पार्ट करें, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी पर, आप सी थ्रू करके तुरंत कर सकते हैं. अगर नहीं तो उनको छोड़ के आगे बढ़ जाइए. सबसे पहले अटेम्प्ट करने का फ़ायदा है आपका टाइम बचता है. आपको शब्द देखकर पता होता है, मुझे इसका मीनिंग पता है, वेल ऑफ. नहीं पता तो हम उसको छोड़ सकते हैं, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सेक्शन जो होगा आपके लिए, इट विल बी ग्रामर, राइट. ग्रामर में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन, ये सीधे सीधे 10 मार्क्स की आती है. तो एरर डिटेक्शन जैसा कुछ नहीं है. देखिए, मिसलीनियस होता है. मैंने देखा है स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं कि अगर हमें पता है कि नाउन का सेक्शन है तो हम नाउन का एरर कर पाते हैं. अगर आप हमें बता दें कि ये वर्ब का सेक्शन है तो शायद मैं बता भी दूं एरर क्या होगा. बट अगर हमें मिसलीनियस एरर्स दे दें और हम एरर करने बैठे तो हमारे 10 में से शायद 2 ही सही हों, या अगर एक्सट्रीम लेवल तक जाए तो 5-7 सही हो जाते हैं, 3 या 4 तो गलत होते ही है. तो पहली चीज़ तो ये लिमिटेड नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू दिस. आप प्रैक्टिस करिए, एम्पल ऑफ प्रैक्टिस कीजिए. रोज़ अगर आप 30 से 40 एरर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी. आपको 10 मार्क्स मिलते हैं सीधा सीधा. और अगर ग्रामर के सेक्शन से देखें तो वॉइस और नरेशन वैसे तो हमें नहीं पूछा जाता है, बट अगर कभी हमें पूछ दिया जाता है तो वॉइस हो या नरेशन सीधे सीधे 5 से 7 मार्क्स कवर करता है, राइट. सिमिलरली यू कैन गो फॉर फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस. जनरली यू फाइंड इट कि अगर हमें पूछा जाए, इस तरह से पूछ दिया जाता है कि सेंटेंस में किसी इडियम का इस्तेमाल किया गया और उसका मीनिंग पूछ दिया गया. फ्रेजल वर्ब का सवाल आपको फिलर्स के थ्रू भी पूछा जाता है. तो ग्रामर में याद रखिए, आपको एरर डिटेक्शन में तो पूरी ग्रामर कवर करनी है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. साथ के साथ रिमेंबर दिस कि आपको वॉइस और नरेशन के भी एरर डिटेक्शन. सी, वॉइस और नरेशन में एक तो चेंज ऑफ वॉइस और चेंज ऑफ नरेशन होता है, चेंज ऑफ स्पीच होता है, बट इनके एरर डिटेक्शंस भी आ सकते हैं. कैसे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा.
आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हम एक्टिव टेंसेस भी पढ़ते हैं और पैसिव टेंसेस भी पढ़ते हैं। तो वो टेंसेस जो है उनका ध्यान रखिए स्ट्रक्चर का, कि पैसिव का टेंस किस स्ट्रक्चर का होता है और एक्टिव का टेंस किस स्ट्रक्चर का होता है, तो उससे हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, तो वो एक क्लैरिटी हमें ज़रूर से होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर सेक्शन। आई हैव टोल्ड यू अबाउट वोकैबुलरी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट ग्रामर। सो लेट्स सी अबाउट द थर्ड पॉइंट दैट वील सी इज रीडिंग स्किल्स। कॉम्प्रीहेंशन जो होता है, हमें कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे कॉम्प्रीहेंसिव स्किल्स को जज करने के लिए, वो सबसे पहला पैटर्न है हमारा पैरा जंबल। मैं इस चीज़ पर एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बैंक्स के एग्जाम में, अब बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आप ज़्यादातर ये नहीं देखते हैं, जो एग्जामिनर है वो ये जज नहीं कर रहा है कि आपने रूल्स कितने रट लिए हैं या आपने इंग्लिश की ग्रामर को कितना मगअप कर लिया है। वो ये देख रहे हैं आपने इंग्लिश समझी है, आपने ग्रामर को इनकलकेट या एब्जॉर्ब किया है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले पैरा जंबल। रीडिंग इज द की टू सक्सेस इंग्लिश के लिए, याद रखिएगा। इफ यू रीड, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, आप एरर डिटेक्शंस भी बेहतर तरह से कर पाते हैं विद ड्यू कॉन्फिडेंस, राइट। ऑल्सो पैरा जंबल में यू फाइंड रीअरेंजमेंट, जो हम कहते हैं एक जंबल पैटर्न में कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं और आपको उन्हें अरेंज करना पड़ता है। हो सकता है नए पैटर्न में क्वेश्चन पूछ दिया जाए जहां पर आपको सेंटेंसेस तो दिए हुए हैं 5 या 6 सेंटेंसेस, आपको बोला जाएगा कि अगर मैं इस सेकंड सेंटेंस को पहला सेंटेंस मान लूं तो बाकी के सेंटेंस किस तरह से अरेंज होंगे। तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा दैट सेकंड सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस एंड यूल हैव टू अरेंज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। सो इस तरह का पैराजंबल भी आपको पूछा जा सकता है। पैराग्राफ कंप्लीशन में आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, ओके, और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको ऑप्शन में दिए होंगे, एक स्टेटमेंट यहाँ मिसिंग होगा और आपसे पूछा जाता है कि इस जगह, इस फिलर में कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जाए जिससे कि ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पैराग्राफ कंप्लीशन में मिल जाएगा। If you see the third type in case of reading comprehension of the reading skill section, आपको मिलेगा drawing inference और drawing conclusion। जिस तरह मैंने कहा पैराग्राफ कंप्लीशन, वैसे ही आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका सार क्या है, इसकी समरी क्या है। याद रखिएगा, समरी में उस पैराग्राफ का जो जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो सब कवर होने चाहिए। अगर किसी ऑप्शन में कोई एक की पॉइंट मिसिंग है तो याद रखिए वो हमारा समरी या कंक्लूडिंग पॉइंट नहीं हो सकता। इन्फ्रेंस जो होती है, ज़रूरी नहीं है कि पैसेज में जो लिखा है वही हम इन्फर कर पाए। हो सकता है जो पैसेज में लिखा है उसके थ्रू हम कुछ समझ पा रहे हैं, वो भी हमारी इन्फ्रेंस होती है। आई मस्ट से वो ही हमारी इन्फ्रेंस होती है, राइट। So this is the third type of frame that you will be asked in case of reading comprehension. Also, reading skill में जो आपको पूछी जा सकती है, it is about theme detection. थीम डिटेक्शन के केस में आपको एक पैराग्राफ अगेन विल बी गिवन और आपको पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को जो लिखा गया है, जो राइटर ने लिखा है, वो क्या समझाना चाहता है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की थीम क्या हो सकती है, किस थीम पर बेस या किस सोच के साथ राइटर ने इस चीज को प्रेजेंट किया होगा। सो दीज आर द थिंग्स जो रीडिंग स्किल में के केस में आपको मिलेगी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम स्टेटिंग दिस अगेन, आई रिटेरेट दिस थिंग, रीडिंग स्किल का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अब से बैंक के एग्जाम में। सो आज के लिए हमारे पास यही वी हैव फॉर यू द होल सिनेरियो। मैंने आपको समझाया वोकैबुलरी, रीडिंग एंड ग्रामर। So good luck for your examination and also do not forget to like, subscribe and share. Thank you.